नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के। 12th क्लास हिंदी, आज का हमारा सब्जेक्ट है वो हिंदी विषय 12वीं कक्षा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आरोह भाग 2 पुस्तक काव्यखंड चौथा अध्याय। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अध्याय 4 रघुवीर सहाय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज कविता। ये आपका चौथा लेसन है, चौथी कविता है काव्यखंड से। 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से ली गई है। आज हम +2 क्लास की इस क्लास में, इस वीडियो में रघुवीर सहाय का जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में +2 क्लास की जो कवि परिचय हैं या कविताएं हैं, उनके जितने भी कवि हैं उनका एग्जाम में एक कवि परिचय आता है। यानी आपके पेपर में 2 कवि आते हैं, 2 में से आपको एक करना होता है। तो हम 3 कवियों के जीवन परिचय पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारा जो टारगेट विद के यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में 12th क्लास हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहाँ जा कर के आप तीनों जीवन परिचय पढ़ सकते हो। और इससे पहले जो तीनों आपके चैप्टर हैं, तीनों कविताएं हैं, वो कंप्लीट व्याख्या सहित उनका जीवन परिचय, अभ्यास के प्रश्न उत्तर और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है उन पे हम अच्छे से डिस्कस अलग अलग वीडियो में कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ 12th क्लास की कंप्लीट जो सिलेबस है वो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग इसको देखोगे, समझोगे, और आपको अगर ज़रूरत है तो आप वहाँ जा कर के ज़रूरत के हिसाब से आपका जो लेसन है, चाहे क्वेश्चन आंसर है, चाहे कवि परिचय है, वो आप पढ़िए। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम रघुवीर सहाय का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इससे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर, हम इस कविता को पढ़ेंगे, इसका सरलार्थ है वो करेंगे। उसके बाद में अभ्यास के क्वेश्चन आंसर और बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन आंसर वो भी करेंगे। चलिए आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता है, इसके कवि रघुवीर सहाय, उनका जीवन परिचय। तो देखिए एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन कैसे आता है। तो प्रश्न जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, रघुवीर सहाय का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे नाम 2 चीज़ें दी हुई हैं। एक तो संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं, यानी जीवन परिचय आप लिखते हो और 10th क्लास में लेखक परिचय आता है, तो इसमें आपके 4 बिंदु होते हैं। एक जीवन परिचय का, एक प्रमुख रचनाओं का, एक साहित्यिक विशेषताओं का और एक भाषा शैली का। तो ये 4 बिंदु है। लेकिन क्वेश्चन में आप क्या देख पा रहे हो, इसमें दिया है संक्षिप्त जीवन परिचय और काव्यगत विशेषताएं, यानी 2 ही बिंदु आपसे पूछे गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में आप 2 ही लिखो। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब यही है कि जो कंप्लीट उनका जीवन परिचय है वो लिखना है। इसमें भाषा शैली भी आएगी, प्रमुख रचनाएं भी आएगी, साहित्यिक विशेषताओं का वर्णन भी करना पड़ेगा और जीवन परिचय का भी वर्णन करना पड़ेगा। यानी आपको चारों पॉइंट वहाँ पे लिखने होते हैं। टोटल ये 4 नंबर का आपका काम है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। आपको ये नहीं समझना कि इसमें हमें केवल 2 ही पॉइंट पूछे गए हैं या 2 ही बिंदुओं पे चर्चा करने हैं। तो आपको चारों बिंदुओं पे चर्चा करनी है। संक्षिप्त का मतलब होता है कम शब्दों में। ठीक है, 4 अंक का आपका आएगा, तो 4 अंकों के हिसाब से आपको इसका उत्तर देना होता है। चलिए शुरू करते हैं। जीवन परिचय देखिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है। वैसे ही तार सप्तक का कवि है, तो तार सप्तक के कवि सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जीवन परिचय में पढ़ते हैं, रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक तथा 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो रघुवीर सहाय हिंदी साहित्य के जो नए कवि हैं, नई कविता के जो कवि हैं, उनमें महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और ये आगे के संपादन में शुरू हुआ तार सप्तक, उसमें से महत्वपूर्ण कवि हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तार सप्तक होता क्या है। तो तार सप्तक आगे नाम सुना होगा, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, एक कवि हैं। ये भी प्रयोगवाद के प्रवर्तक कह सकते हो, नई कविता के कवि हैं ये। तो इन्होंने क्या काम किया था, नई कविता को शुरू करने के लिए, नई कविता का जो एक प्रकार से उदय इनके समय में हुआ था, तो 7 कवियों का एक मंडल तैयार किया गया था। यानी 7 कवियों का एक ग्रुप तैयार किया गया था। और उनका मकसद यही था भी जो नई कविता है या प्रयोगवाद है उसका उत्थान करना, नई नई रचनाओं का रचना करना। तो ये एक प्रकार से मंडल, एक समूह बनाया गया था, तो वो उसको तार सप्तक नाम दिया गया था। ठीक है, तो और इसका जो उदय, तार सप्तक का उदय हुआ था 1943 में। यानी पहला जो तार सप्तक आया था, वैसे इसका नाम तार सप्तक ही है, पहला तो इसको कह देते हैं, वैसे सही नाम इसका तार सप्तक है। तो ये 4 आए थे, तार सप्तक,
दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक। तो पहला जिसको हम कहते हैं यानी तार सप्तक 1943 में इसका उदय हुआ था, यानी तार सप्तक का संपादन आगे ने 1943 में किया था, जिसमें 7 कवि थे। दूसरा सप्तक वो भी आगे के संपादन मंडल में तैयार किया गया था और उसमें भी 7 कवि थे। तो उनमें रघुवीर शाही जो दूसरे सप्तक के कवि हैं उनका जिक्र है। यानी तार सप्तक का मतलब होता है एक 7 कवियों का मंडल, एक समूह, उनमें रघुवीर शाही थे। उनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ था। उनके पिता हरदेव सहाय साहित्य के अध्यापक थे। साहित्य का मतलब लिटरेचर, यानी जिसमें कविताएं, कहानियाँ, निबंध। देखिए इसमें 2 प्रकार की आपके एक तो साहित्य होता है, एक व्याकरण होती है। तो व्याकरण के अंदर हम भाषा सीखते हैं, जिसमें आपके संधि, समास, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वर्ण, स्वर, व्यंजन, वो व्याकरण में आते हैं। और दूसरा होता है साहित्य। ठीक है, साहित्य के अंदर हम काव्य रचना और जो पाठ वगैरह है, कहानियाँ, वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये साहित्य के महान कवि थे। सन 1951 में कवि ने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की। स्नातकोत्तर का मतलब होता है एमए, स्नातक होता है बीए, यानी बैचलर डिग्री। बैचलर को स्नातक कहते हैं। बैचलर में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बैचलर डिग्री आफ्टर +2। ठीक है, और बैचलर के बाद यानी बीएससी, बीकॉम, बीए के बाद में स्नातकोत्तर यानी मास्टर डिग्री, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक, ये सारी इसमें स्नातकोत्तर में आती हैं। परंतु उनका रचना कार्य सन 1946 में ही शुरू हो चुका था। वे आरंभ से ही पत्रकारिता से जुड़ गए थे। पत्रकारिता का मतलब लेखन कार्य, कोई अखबार के लिए लिखना या किसी पत्र पत्रिका से जुड़ा, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक, बहुत सारी पत्रिकाएं होती हैं। 1949 में उन्होंने दैनिक नवजीवन को अपनी सेवाएं देनी आरंभ कर दी। दैनिक जीवन, नवजीवन का मतलब, दैनिक का मतलब हर रोज़ छपती है, नवजीवन पत्रिका का, जैसे दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, ये पत्रिकाएं हैं। अखबार कह सकते हो, मैगजीन कह सकते हो, कोई प्रकार की भाषा इनके लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबका काम अलग अलग होता है, सबका दायरा अलग अलग होता है। सन 1951 तक वे इस दैनिक समाचार पत्र के संपादक तथा सांस्कृतिक संवाददाता के रूप में कार्य करते रहे। परंतु इसी वर्ष वे दिल्ली चले गए तथा पति की पत्रिका है कि सहायक संपादक बन गई, यानी असिस्टेंट एडिटर है वो बन गए। 1953 से 1957 तक आकाशवाणी में काम करते रहे। बाद में वे कल्पना पत्रिका के संपादन मंडल के सदस्य बन गए थे। परंतु सन 1961 में वे पुनः आकाशवाणी को अपनी सेवाएं देने लगे थे। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से उन्होंने पत्रकारिता से जुड़े हुए, आकाशवाणी से जुड़े हुए, अखबार से जुड़ी हुई जो अपनी सेवाएं हैं वो देते रहे हैं। बाद में 1967 में वे दिनमान साप्ताहिक पत्रिका से जुड़ गए थे। ये पत्रिकाओं के नाम है, जैसे अखबार आपने सुना होगा, प्रतियोगिता दर्पण नाम सुना होगा, लूसेंट नाम सुना है आपके, जैसे आपकी हेल्प बुक होती है, दीपक है, एमबीडी है, वैसे ही पत्रिकाओं के यानी पुस्तकों के नाम है एक प्रकार से समझने के लिए। जैसे दैनिक भास्कर अखबार होता है, वैसे ही पत्रिकाओं के नाम होते हैं, दिनमान है, प्रतीक है, ये सारी। 1982 तक वे इनके प्रधान संपादक रहे, परंतु बाद में वे स्वतंत्र लेखन करने लगे। 30 दिसंबर 1990 को उनका निधन हो गया था। तो 1929 से लेकर 1990 तक इनके जो सेवा काल था, जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो बहुत ही प्रभावशाली रहा। अनेक पत्रिकाओं से जुड़े, संपादन मंडल से जुड़े, तार सप्तक से जुड़े रहे, तो काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया था। आगे पढ़ते हैं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी थी। वस्तुतः रघुवीर सहाय सन 1951 में आगे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के प्रमुख या कारण प्रकाश में आए। प्रकाश का मतलब लोगों की नज़र में आए, समाज में लोगों के सामने आए, एक तार सप्तक से जुड़े होने के कारण। सीढ़ियों पर धूप में उनका पहला काव्य संग्रह है। तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि रघुवीर सहाय का पहला काव्य संग्रह कौन सा है, तो सीढ़ियों पर धूप। और इनकी उल्लेखनीय का मतलब प्रमुख जिनका जिक्र कर सकते हैं हम, जिनका वर्णन कर सकते हैं, वो रचना कौन कौन सी है। दूसरा सप्तक 1951 में संकलित कविताएं सीढ़ियों पर धूप में 1960 में प्रकाशित हुई थी। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में, लोग भूल गए हैं 1982 में, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 में, प्रतिनिधि कविताएं 1994 में, और रघुवीर सहाय का संपूर्ण साहित्य रघुवीर सहाय रचनावली के नाम से प्रकाशित है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो देखो, रचनाओं को आपको याद करना पड़ेगा। तो इनका सन बेशक आपको याद ना रहे, लेकिन रचनाओं के नाम आपको अवश्य याद रखने पड़ेंगे और एग्जाम में लिखनी भी पड़ेगी। और 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई बार ऐसा भी आ सकता है भी सीढ़ियों पर धूप में रचना किस सन में प्रकाशित हुई, तो 1960 में। ये आपको याद रखने पड़ेगी ऐसे, तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसको। दूसरी बात थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि जितनी भी हमारी या जितने भी कवि लोग हैं, उनमें कवि परिचय और रचनाएं हैं वो सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सबका जन्म अलग होता है, जन्म स्थान अलग अलग होता है, मृत्यु अलग अलग होती है,
पढ़ाई लिखाई थोड़ी अलग होती है सबकी, सबकी रचनाओं के नाम भी अलग होते हैं, जन्म और मृत्यु का टाइम भी सबका अलग अलग होता है। लेकिन काव्यगत विशेषता और भाषा शैली के जो बिंदु हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि हमने जो कविताएं अभी पढ़ी है वो लगभग सभी कवि एक ही ज़माने के कवि हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत किसी में 10-20 साल 15 साल का अंतर है तो वो ज़्यादा अंतर उसको काउंट नहीं करते। तो इसका जो रचनाओं का आधार था, रचनाओं के जो विषय थे वो लगभग सेम थे। हाँ, कुछ एक अंतर होते हैं जो इन कवियों को दूसरे कवि से अलग करते हैं, इन्हीं कारण से ये अपना साहित्य में छाप छोड़ जाते हैं, अलग होने के कारण ही। अगर सेम होते तो सबकी बात कौन करता, सब में एक जैसी बातें होती है, सबका जिक्र को नहीं होता। कहीं ना कहीं इसमें भिन्नता होती है, तो वो थोड़े बहुत बिंदुओं के कारण अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल ही आपको याद नहीं होता तो सबके बिंदु आप कॉमन करके इसको याद कर सकते हो। आगे काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताओं का मतलब साहित्यिक विशेषताएं इनकी ली जाती है। काव्य का मतलब कविता से लिया गया है, यानी जो इनकी कविताओं की विशेषता कौन कौन सी जो काव्य रचना इन्होंने की थी। तो इनकी काव्यगत विशेषताएं बहुत सारी होती है, पत्रकारिता से जुड़े रहते हैं, अनेक प्रकार के विषयों में इन्होंने रचना लिखी है, तो सब प्रकार के विषय है उनमें इनकी प्रमुखता से योगदान इन्होंने दिया है। तो पहला इनका बिंदु है राजनीतिक चेतना। तो राजनीतिक चेतना कैसे इन्होंने जगाई लोगों के मन में। पत्रकारिता से जुड़े रहने के कारण रघुवीर शाही की कविताओं में राजनीतिक चेतना सहज रूप से व्यक्त हुई है, क्योंकि ये पत्रकारिता से जुड़े थे, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी जो रचनाएं हैं, अपनी जो बात है, लोगों की समस्याएं हैं वो इससे रखते थे। तो यहाँ से वो राजनीति की जो चेतना है वो इनकी पत्रकारिता से, पत्र पत्रिकाओं से व्यक्त हो जाती है। कवि स्वीकार करता है कि राजनीति ने देश को अवसरवादी, जातिवाद, हिंसा, भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां प्रदान की हैं। यानी आप देख भी रहे हो कि जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो अपनी आपको सत्ता में आने के लिए किस तरह के षड्यंत्र करते हैं, किस तरह से जनता का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी बातें उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जनता के सामने रखी हैं। तो वो उनका गुण है, वो इनके आ जाता है कहीं ना कहीं इनके कवि होने के नाते। एक इनका देखो राजनीति से ओतप्रोत बात इन्होंने लिखी है कैसे। देश की दयनीय दशा देखकर बड़े बड़े कवि राजनेता का नाम लेने में संकोच नहीं करता, यानी कवि लोग वो सीधा डायरेक्ट हमला करते हैं। कैसे? गया वाजपेयी जी से पूछ आया देश का हाल। कोई कवि है वो अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर रहा है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे हमारे, वैसे अच्छे प्रधानमंत्री, वो खुद एक कवि रहे हैं, स्वर्गीय माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये भी बहुत अच्छे कवि रहे हैं और अच्छे कवि भी थे और एक अच्छे प्रधानमंत्री भी रहे थे अपने समय के। तो अब देखो कोई कवि खुद इनसे मिलने जाता है और कैसे संवाद करता है। गया वाजपेयी जी से पूछ आया देश का हाल, पर उठा नहीं सका एक नंगी औरत को, कंबल रेलगाड़ी में 20 अजनबियों के सामने। यानी समाज पर, समाज की मानसिकता पर, समाज की जो गंदी राजनीति है उस पर किस तरह का व्यंग्य वहाँ पे किया है। तो वहाँ पे इस प्रकार के जो सवाल अगर सीधे डायरेक्ट कोई पूछ सकता है तो वो कवि लोग होता है, कोई पत्रकार लोग होते हैं, वो सीधे सवाल कर सकते हैं। सामाजिक चेतना, यानी समाज को जागृत इन्होंने किया था, कैसे समाज को आईना दिखाया था और समाज के लोगों को चेतना का स्वर उसमें भरा था। पत्रकारिता संपादक होने के कारण रघुवीर शाही के काव्य में सामाजिक चेतना भी देखी जा सकती है। कहीं कहीं कवि जनसाधारण का पक्षधर दिखाई देता है। कवि ने अपनी अधिकांश कविताओं में सामाजिक विरोधों तथा अंतर विरोधों एवं विसंगतियों का उद्घाटन किया है। कवि मध्यम वर्गीय जीवन के दबाव और लोकतांत्रिक जीवन की विडंबना का मतलब होता है दुर्भाग्य, एक प्रकार से भी फूटी किस्मत कह सकते हो, या जिनको सही से मार्गदर्शन नहीं मिला, सही से न्याय नहीं मिला, एक प्रकार से भाग्य की बात है, बुरी किस्मत कह सकते हो। यही नहीं, वह आदमी के साथ खड़ा दिखाई देता है, इसलिए कहता है मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। देखो कितनी अच्छी बात बताई है, एक कवि की भावनाएं कैसी हैं। मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, न उसके साथ खाने के लिए गम का मतलब दुख का जो भाव है, जिसके साथ तुम खा सको कुछ। जैसे हम रोटी सब्जी के साथ, कुछ दूध पेय पदार्थ के साथ खा लेते हैं, अच्छे से उसको पचा सकते हैं और अच्छे से हमारी भूख शांत कर सकते हैं। वैसे ही कवि ने कहा है कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, न उसके साथ खाने के लिए गम, मैं तो मिटा सकता हूँ ईश्वर के विषय में सब भ्रम। यानी समाज में, लोगों में जो मानसिकताएं फैली हुई है, ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति प्रथा, धर्म के नाम पे जो आडंबर, दिखावे, भ्रम, जातिवाद, ये सब जो चीज़ें फैली हुई, कभी कहता है मैं तो उसको मिटा सकता हूँ।
मेरे हाथ में सिर्फ यही चीज़ है, मैं उसको मिटा सकता हूँ, इसी के लिए आवाज़ उठाता हूँ। तो अच्छी बात है, एक तरह से लोगों में सामाजिक चेतना का स्वर है वो जागता है इन सब बातों से। आगे मानवीय संबंधों का वर्णन, यानी किस तरीके से कवि ने, मनुष्य ने या कवि ने अपनी कविता में मानवीय संबंधों का वर्णन किया, यानी मनुष्य के जो आपसी तालमेल है, आपसी रिश्ते हैं, उनको जगाया है, और मनुष्य की जो व्यथा है, पीड़ा है, उनको समाज के सामने रखा है। आगे है आक्रोश और व्यंग्य का समर। आक्रोश का मतलब होता है एक प्रकार से मनोभाव, ऐसे मनोभाव जो किसी भी विकट परिस्थितियों में आक्रोशित हो जाते हैं, जिन पे हमें गुस्सा आता है, या विरोध की जो भावना होती हैं, विरोध करना एक प्रकार से किसी अन्याय के विरुद्ध, गलत किसी फैसले के विरुद्ध, किसी बुराई के विरुद्ध, वो आक्रोश का भाव होता है। और व्यंग्य का उद्घाटन, जैसे पीछे आपने देखा भी होगा। तो रघुवीर शाह सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में व्याप्त विसंगतियों के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। कहीं कहीं उनके व्यंग्य की धार बड़ी तीखी व चुभने वाली लगती है। आज की अवसरवादिता, अवसरवादिता का मतलब मौके का फायदा उठाने वाले, समझौता प्रस्ती, जातिवाद, मध्यम वर्ग या आडंबर को देखकर कवि की वाणी में आक्रोश भर जाता है। कवि लोकतंत्र पर भी व्यंग्य करने से नहीं चूकता। इस संदर्भ में रामदास नामक कविता विशेष महत्व रखती है, जो कि समाज के ताकतवरों की बढ़ती हुई हैसियत का एहसास कराती है। लोकतंत्र पर व्यंग्य करता हुआ कवि कहता है, अपराधी से आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री विधायक बख्शे हुए से जाते हैं। देखिए, जब वो खासकर जब वोटों की राजनीति होती है या वोटों का टाइम होता है, जब वो वोट लेने आते हैं तो किस प्रकार हम लोगों के सामने या आम जनता के सामने हाथ जोड़ करके, अपनी झोली फैला करके वोटों की भीख मांगते हैं, तो तब जब वो आते हैं तब क्या लगते हैं, अपराधी से लगते हैं। जैसे कोई अपराधी अपने अपराध की क्षमा याचना मांगता है, तब वो आते हुए वोट मांगने आते तब अपराधी जैसे लगते हैं, भीख मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं। लेकिन जब वो विधायक बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, राज्यपाल बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तब वो आम जनता के द्वारा उनको बख्श दिया जाता है, और फिर वो उन लोगों के पास नहीं आते, यानी उन लोगों के काम नहीं करते, बल्कि उनको विश्वासघात से, उनका अवसरों का फ़ायदा उठाते हैं और उन लोगों को भ्रम में डालकर अपना काम निकालते रहते हैं। तो इसलिए कवि ने कहा है कि बख्शे हुए से जाते हैं, यानी आम जनता उनको बख्श देती है, माफ़ कर देती है, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। कहने का मतलब भाषा शैली, अखबारों से जुड़े हुए रहने के कारण रघुवीर शाह की कविता में सहज सरल बोलचाल की भाषा का प्रयोग देखा जाता है। जैसा कि कवि लोग होते हैं ना, लेखक लोग होते हैं, वो पाठक को ध्यान में रखकर रचना का निर्माण करते हैं, यानी पढ़ने वाला इसको किस भाव से समझेगा, क्योंकि अगर इसने मुश्किल शब्दों का इसमें प्रयोग कर दिया, कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो लोगों को समझ में ही नहीं आएगी, यानी कवि ने कहने का भाव स्पष्ट नहीं हो पाएगा, तो इस रचना का जो महत्व है वो कैसे रहेगा, ठीक है, आपके सामने। तो इस तरह की जो बातें होती है वो कवि लोग समझते हैं पहले से ही, वो लोगों के मनोभावों को समझ करके ही सहज सरल व सौम्य भाषा में जो रचना है वो करते हैं। उनकी भाषा की अपनी शैली होती है, उनमें कहीं भी विद्वता का मुलम्मा नहीं चढ़ा। विद्वता का मतलब है जिस बात को केवल विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग, समृद्ध लोग ही समझ पाते हैं, यानी आम जनता उस चीज़ को ना समझ पाए, ऐसे भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से थोड़े कतराते हैं, डरते हैं। परंतु उनकी बोलचाल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी भाषा से जुड़ी हुई है। परिनिष्ठित का मतलब है शुद्ध, बिल्कुल, तो शुद्ध हिंदी भाषा के बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि सब लोग उसको समझ सके। कुछ सत्रों पर कवि संस्कृत निष्ठ शब्दों के साथ साथ उर्दू के शब्दों का मिश्रण करते हुए भी चलते हैं। कहने का मतलब यथानिष्ठ, यथा स्थिति के अनुसार शब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहे देसी शब्द हो, चाहे हिंदी के शब्द हो, चाहे अंग्रेजी भाषा के हो, चाहे विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग वो करते हों। कितने सही है एक गुलाब, कुछ कसे हुए, कुछ झरने को, और हल्की सी हवा में और भी जोखम से निखर गया उसका रूप जो झरने को है। ये कविता में किस प्रकार के शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया, सरल भाषा इसमें ली गई है, तो वहाँ से इसको उठाया गया है। आगे कवि ने जो अपनी भाषा शैली है, काव्यगत विशेषता है, उसमें वर्णन किया है किस प्रकार वो अलग अलग विधान से, अलग अलग प्रयोग से अपनी जो कविता को रोचक बनाने का प्रयास करता है, और ऐसे शब्दों से कविता का निर्माण करते हैं जिससे हर व्यक्ति को वो कविता समझ में आ जाए, पाठक को हर बात आसानी से समझ में आ जाए, कहने का भाव स्पष्ट हो जाए, कविता में आनंद भी हो, रस भी हो, छंद भी हो, भाव भी हो, तो ये सारी चीज़ें वो रखने का प्रयास करते हैं, तभी उनकी कविता का भाव सार्थक होता है। तो इस प्रकार से रघुवीर शाह का जीवन परिचय, भाषा शैली, साहित्यिक विशेषताएं, ये सब चीज़ हमने विस्तृत चर्चा इस पे की है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगला वीडियो
जिसमें हम चर्चा करेंगे रघुवीर सहाय द्वारा रचित ये कविता कैमरे में बंद अपाहिज कविता। बहुत ही व्यंग्यात्मक कविता है, जिसमें खासकर आज का जो मीडिया है, टीवी चैनल है, पत्रकारिता है, वो किस तरीके की हो गई है और किस तरीके से वो अपने काम निकालने के लिए किसी व्यक्ति का किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, किस हद तक वो गिर सकते हैं, इन चीज़ों पे करारा व्यंग्य किया है। तो अगली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, बड़े मज़े के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ हम आपको लेके चलेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। नाम तो जानते ही आपके हमारे चैनल का, टारगेट विद के। अगर आप यूट्यूब के जो सर्च बॉक्स है वहाँ पे जाके टारगेट विद के नाम सर्च करेंगे तो आपको हमारा जो वीडियो है लिंक है यूट्यूब का वो दिखाई देगा, और वहाँ जा कर के आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। आपको अलग अलग क्लासों की, यानी इसमें 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं, 12वीं सभी क्लासों की हिंदी की वीडियो और एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी एसएसटी का जो ज्योग्राफी पार्ट है, ज्योग्राफी की वीडियो आपको मिल जाएगी। अलग अलग क्लासों की, सभी क्लासों की अलग अलग हमने प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है ताकि आपको किसी भी विषय की प्लेलिस्ट देखने में दिक्कत ना हो। इसके अलावा हिंदी व्याकरण की बहुत सारी वीडियो हमने तैयार की हुई है जो सभी क्लासों के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ हमारे चैनल को विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और अपने साथियों तक हमारी चैनल का जो लिंक है वो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।